हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट 2D एरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस को। अब इसके अलावा अगर हमें डीएसए का कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज डीएसए शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो शुरुआत करते हैं अपने सवालों के साथ। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेड रहेंगे एंड दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोनों के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों सवालों में जो हम सोल्यूशन रखेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाएगी एंड दोनों सवालों के सोल्यूशन की अप्रोच चेंज हो जाएगी। सबसे पहला एंड ज़्यादा फेमस जो सवाल है इन दोनों में से, दैट इज टू सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स। इस तरीके से हमें एक 2D मैट्रिक्स दी हुई है जिसके डायमेंशंस हैं m क्रॉस n। इसके अंदर हमारे पास m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस 2D मैट्रिक्स के अंदर m की वैल्यू है 3 के इक्वल एंड n की वैल्यू है 4 के इक्वल, सो दिस इज अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर 74 ऑन लीड कोड एंड इसकी दो स्पेशल प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की। सबसे पहला तो मैट्रिक्स की हर एक जो रो है इट इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होने का मतलब है एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर, पर उसमें हर अगली वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है तो इक्वल भी हो सकती है। तो नॉन डिक्रीजिंग कहने का मतलब है एक रो के अंदर आगे की वैल्यूज या तो इक्वल रहती है या बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, सेकंड रो के अंदर भी लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, थर्ड रो के अंदर भी लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट सेकंड प्रॉपर्टी है दैट द फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस रो। यानी यहाँ पर ये जो लास्ट इंटीजर था 7, नेक्स्ट जो रो स्टार्ट होगी वो 7 से किसी बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ 20 है तो नेक्स्ट जो रो स्टार्ट होगी वो 23 से किसी बड़ी वैल्यू से ही स्टार्ट होगी। तो हमें अपनी इस 2D मैट्रिक्स के अंदर अपने किसी टारगेट वैल्यू को सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू सर्च फॉर 34, तो 34 हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। अगर हमें हमारा टारगेट मिल जाता है उस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे, टारगेट अगर नहीं मिलता तो उस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करने की ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत ही आसान है, जो कि होगा कि हम अपनी 2D मैट्रिक्स के ऊपर एक लीनियर सर्च को परफॉर्म कर दें। लीनियर सर्च कहने का मतलब है हम हर एक सेल पर जाएं और वहाँ पर चेक करें कि हमारा 34 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हमें पता चल गया 34 मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर दें। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर वी कैन जस्ट राइट द कोड फॉर अ लीनियर सर्च एल्गोरिथम ऑन 2D एरे, जिसको लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पूरा डिस्कस किया था, उसका कोड भी डिस्कस किया था। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n इंटू m के इक्वल। पर हमें तो इससे ऑप्टिमाइज्ड वे में अपने सवाल को सॉल्व करना है। और कितनी ऑप्टिमाइजेशन लगानी है, सवाल के अंदर हमारे पास गिवन है दैट यू मस्ट राइट अ सॉल्यूशन इन बिग ऑफ log m इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस इज अ वेरी ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी ऐसे सॉल्यूशन के बारे में सोचें जहां पर हमें बिग ऑफ log m इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही हो, तो इसे हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब इस सवाल के अंदर दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें सॉल्यूशन की तरफ पहुंचा रही होंगी। सबसे पहला तो ये log m इंटू n वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जनरली जब भी log की टर्म्स में कोई ना कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, हमें एक एल्गोरिथम के बारे में हमेशा सोचना है, विच इज बाइनरी सर्च। क्योंकि बाइनरी सर्च एक ऐसी एल्गोरिथम होती है जो बहुत सारे सवालों में यूज होती है, प्लस बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ log n के इक्वल होती है। तो जब भी log की टर्म्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिमांड की जाए, एक बार जरूर बाइनरी सर्च के बारे में सोचना है। log n जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बाइनरी सर्च में देखने को मिलती है एंड बाइनरी सर्च ट्रीज हो गए, बाइनरी ट्रीज हो गए, वहां पर देखने को मिलती है। अब हमें ऑलरेडी पता है दिस इज नॉट अ ट्री बेस्ड क्वेश्चन, तो मेजॉरिटी चांसेस है कि यहाँ पर बाइनरी सर्च अप्लाई होगा। इसके अलावा बाइनरी सर्च की डायरेक्शन में एक और सेकंड हिंट है जो हमें मिलता है, वो मिलता है हमारे डेटा से। हमें पता है बाइनरी सर्च सिर्फ उसी डेटा पर अप्लाई किया जा सकता है जो डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड हो। और क्या हम कह सकते हैं जो भी हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला डेटा होता है वो एक तरीके से सॉर्टेड डेटा ही होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा पूरा का पूरा डेटा अरेंज्ड है। In fact, there is also a special type of sorting that is happening in terms of columns. Second condition कह रही है कि फर्स्ट रो का जो लास्ट एलिमेंट है उससे बड़ा ही होगा हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या हम कह सकते हैं ये डेटा पूरा का पूरा अगर इंक्रीज कर रहा है और ये नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है ये भी इस लास्ट वैल्यू से इंक्रीजिंग है, तो हमारा डेटा कुछ इस फैशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही अरेंज्ड है। तो ये एक स्पेशल चीज है जो हमें नोटिस करनी है कि हमारी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो डेटा है वो इस ऑर्डर में बढ़ता ही चला जा रहा है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 बढ़ रहा है, उसके बाद 10 11 16 20 बढ़ रहा है, फिर 23 30 34 60 बढ़ रहा है। तो रो वाइज हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड ऑर्डर में एक तरीके से अरेंज्ड है। तो एक तो ये सॉर्टेड डेटा हो गया। तो कभी भी सॉर्टेड डेटा के अंदर अगर हमें
हमें किसी टारगेट को सर्च करना होता है तो वहाँ पर बाइनरी सर्च जनरली हमें क्लिक करना चाहिए। एंड सेकेंडली ये गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, जिसकी वजह से हम बाइनरी सर्च की डायरेक्शन में अपने सवाल को सोचने वाले हैं। अब बाइनरी सर्च को एग्जैक्टली हम अपने सवाल के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे? अगर हम अपने टारगेट 34 को इस मैट्रिक्स के अंदर सर्च करना चाहते हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि हमारी मैट्रिक्स कुछ इस ऑर्डर के अंदर, नॉन डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो अकर करता है, एंड दैट इज कि अगर हम किसी भी एक रो की रेंज को कंसिडर करें, रो की रेंज को कहने का मतलब है रो का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है एंड रो का जो एंडिंग एलिमेंट है, ये जो रेंज है हर एक रो के लिए ये रेंज काइंड ऑफ यूनिक होने वाली है। मतलब अगर हम किसी भी टारगेट डेटा की बात करें तो इस टारगेट डेटा के लिए एक ही सिंगल रो होगी जिसके अंदर स्टार्ट से एंडिंग वाली रेंज के अंदर ये टारगेट डेटा एग्जिस्ट करता होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें 34 को ढूंढना है, 34 के लिए अगर हम रो 0 को चेक करें तो रो 0 शुरू होती है 1 से, एंड होती है 7 से। क्या इस रेंज के अंदर कभी 34 एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि हमें पता है इंटरनल डेटा तो पूरा का पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, तो हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो हमें पूरी रो के अंदर अगर अपने टारगेट को सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने टारगेट को कंपेयर करना है इस फर्स्ट एंड इस लास्ट वैल्यू से। वहीं से ही हम बता सकते हैं कि इस रो के अंदर हमारा डेटा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। यहीं पर अगर हम रो 1 को कंसिडर करें तो 10 और 20 की ऐसी रेंज है जिसके अंदर 34 कभी आ ही नहीं सकता। अगर हम रो 2 की बात करें तो 23 एंड 60 की ये जो रेंज है इसके अंदर 34 के आने की संभावना है। मतलब अगर 34 एग्जिस्ट करेगा इस पूरी की पूरी 2D मैट्रिक्स के अंदर तो सिर्फ यही एक सिंगल रो है जिसके अंदर 34 एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरी रो नहीं है जो एग्जिस्ट करती हो। एंड दैट इज बिकॉज हर एक जो रो है उसकी जो रेंज है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग वैल्यूज की, ये रेंज एक नॉन ओवरलैपिंग रेंज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। नॉन ओवरलैपिंग रेंज कहने का मतलब है कि किसी भी टारगेट के लिए सिर्फ एक ही यूनिक रो एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर वो टारगेट एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो मैंने नॉन ओवरलैपिंग या यूनिक वर्ड यूज किया, इसको यूज करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है एग्जैक्टली जब हम कह रहे हैं कि ये टारगेट सिर्फ एक ही रो के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है? अगर हम सोचें कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक और रो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो जिसके अंदर यहाँ वैल्यू 32 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 70 से, तब भी तो हो सकता है टारगेट इस रो के अंदर एग्जिस्ट करता हो। बट क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इनफैक्ट ये जो सेकंड कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई दूसरी रो जिसके अंदर टारगेट एग्जिस्ट करता हो रेंज में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ये रो जहां पर खत्म होगी नेक्स्ट वाली रो वहां से शुरू होगी। तो एक तरीके से अगर इस 2D मैट्रिक्स को हम फ्लैट करके लिखें एक एरे की फॉर्म में, तो ये पूरा का पूरा एक सॉर्टेड एरे हमारे पास आने वाला है जिसमें एक पर्टिकुलर रेंज ही एग्जिस्ट करेगी जहां पे हमें हमारा टारगेट मिल सकता है। तो एक सिंगल रो ही एग्जिस्ट करती होगी जिसमें टारगेट मिलेगा, कभी भी 2 रोज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर 32 लिख दिया है, जैसे ही हमने यहाँ पर 33 लिख दिया, उस केस में क्या होगा, 60 से ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, वो वाली कंडीशन वायलेट हो गई। तो हमेशा सवाल के अंदर एक यूनिक रो एग्जिस्ट करेगी, यानी नॉन ओवरलैपिंग रो एग्जिस्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ रेंज, जिसमें हमें हमारा टारगेट मिलेगा। इनफैक्ट इस चीज को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज माय मैट्रिक्स। अगर हम रो 0 के सारे एलिमेंट्स को लिख दें तो हमारे पास 1, 3, 5 एंड 7 आ जाएगा। फिर अगर हम रो 1 के सारे एलिमेंट्स को लिख दें तो हमारे पास 10, 11, 16 एंड 20 आ जाएगा। अगर रो 2 के सारे एलिमेंट्स को लिख दें तो हमारे पास 23, 30, 34 एंड 60 आ जाएगा। तो इन सारे एलिमेंट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का डेटा है और इस डेटा के अंदर सिर्फ एक ही स्पेसिफिक रेंज होगी 23 से 60 वाली, ये वाली रेंज जिसके अंदर हमारा टारगेट एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही हो जाएगा कि हमें अपनी सर्च करनी है करेक्ट रो जहां पर हमारा टारगेट एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि हमारी एक ही इंडिविजुअल रो एग्जिस्ट करती है जहां पे टारगेट होगा, तो हमें इस करेक्ट यानी इस डिजायर्ड रो को सबसे पहले सर्च करना है। अब ये देखने के लिए कि हमारा टारगेट किस रो के अंदर एग्जिस्ट करेगा, एक तो है कि हम लीनियरली सर्च कर सकते हैं, यानी सबसे पहले रो 0 के लिए जाएंगे, उसके लिए देखेंगे क्या उसके स्टार्ट और एंड के बीच में टारगेट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। फिर रो 1 पर जाएंगे, स्टार्ट और एंड के बीच में टारगेट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। रो 2 पर जाएंगे, फिर देखेंगे उसके स्टार्ट और एंड के बीच में टारगेट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर करता है। तो इस तरीके से अगर हम हर एक इंडिविजुअल रो के लिए चेक करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। हमें हर एक इंडिविजुअल रो मतलब हमें m रोज के लिए अगर चेक करना पड़ गया तो हमें बिग ऑफ m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, पर हमें तो इससे छोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए। तो ये जो पूरी सारी रोज को सर्च करने का काम है, इसे भी हम बाइनरी सर्च की हेल्प से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे ऑन आर टोटल नंबर ऑफ रोज, जिसमें हमारी स्टार्टिंग रो हो जाएगी 0th, हमारी एंडिंग रो
हो जाएगी हमारी n-1th रो, एंड इन दोनों के ऊपर हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बाइनरी सर्च में वही करेंगे, अपना मिड फाइंड करेंगे। मिड हमें ऑलरेडी पता है बाइनरी सर्च के अंदर होता है स्टार्ट प्लस n डिवाइडेड बाई 2, एंड इसी को लिखने का देयर इज अ मोर ऑप्टिमाइज्ड वे टू राइट इट एज स्टार्ट प्लस n माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम अपने मिड को फाइंड करेंगे। अब जब हम इन 3 रोज में कंपेयर कर रहे हैं, हमारा मिड कौन होगा, हमारा मिड ये 1 वाली रो होगी। उसके बाद चेक कर लेंगे क्या हमारा टारगेट इस 1 वाली रो के अंदर एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला केस तो यही आ जाता है कि हमारी जो मिड रो है वहीं पर हमारा टारगेट एग्जिस्ट करता है। कैसे चेक करेंगे टारगेट यहीं पर एग्जिस्ट करता है क्या? जब हमारा टारगेट मिड रो के स्टार्ट से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, एंड मिड रो के एंड से लेस देन हो या इसके इक्वल हो। यानी अगर हमें कभी भी पता चल गया हमारा टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी जो भी मैट्रिक्स की रो की टर्म्स में जो मिड रो आई है एंड कॉलम की टर्म्स में 0 वैल्यू, एंड लेस देन इक्वल हो हमारी मैट्रिक्स की जो भी मिड रो आई है एंड कॉलम की टर्म्स में उसका लास्ट कॉलम मतलब n-1th कॉलम। अगर इस स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज के अंदर हमारा टारगेट एग्जिस्ट करता है, तब तो हमारा आंसर कहाँ मिलेगा? तब हमारा आंसर हमें इसी रो के अंदर मिलेगा। पर लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर हमें चेक करना है कि हमें ऊपर की तरफ रोज के अंदर सर्च करना है या हमें नीचे की तरफ डेटा के अंदर सर्च करना है। अब लेट्स सपोज हमारा टारगेट 34 है। 34 मतलब हमारा टारगेट इसके एंडिंग डेटा से भी बड़ा है, तो हमें कहाँ जाने की जरूरत है? हमें अपनी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर सर्च करने की जरूरत है। यानी सेकंड केस हमारे लिए हो जाएगा कि कभी भी अगर हमारा टारगेट ग्रेटर देन जाता है हमारी मैट्रिक्स ऑफ मिड रो एंड n-1 के, मतलब ये जो लास्ट वैल्यू है इससे भी बड़ा अगर हमारा टारगेट हो गया 34 क्योंकि 20 से बड़ा है, तो हमें पता है हमें बाद में जाके सर्च करना है। बाद में जाके सर्च करने का मतलब है कि इस बार हमारी जो स्टार्टिंग रो है उसे हम अपडेट करके कर देंगे टू मिड +1, क्योंकि इससे पहले वाली सारी रोज के अंदर सर्च करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर टारगेट इसी रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता, इस वैल्यू से बड़ा टारगेट है, तो यहां से पहले तो सारी छोटी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो 34 पहले वाली रोज के अंदर तो कभी मिलेगा ही नहीं, वो तो हमेशा मिड से बाद वाली रोज के अंदर मिलेगा। दैट इज वाई ऊपर की जो रोज हैं उनको हम पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देंगे और अपने आंसर को बाद की तरफ सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारा बाइनरी सर्च का पूरा लॉजिक होता है कि किस तरीके से हमारी जो सर्च स्पेस है जहां पे आंसर एग्जिस्ट कर सकता है उसको हर स्टेप पे हम आधा कर दें। कुछ मिड से या तो पहले वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दे या फिर मिड के बाद वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दे। तो यहां पर हम डिस्कार्ड कर रहे हैं मिड से पहले वाले पार्ट को जब हमारा टारगेट हमारे लास्ट एलिमेंट से बड़ा हो गया। इसी का ऑपोजिट केस ये हो सकता है, लेट अस मिनिमाइज दिस। इसी का ऑपोजिट केस यानी थर्ड केस ये हो सकता है कि यहीं पर टारगेट की वैल्यू अगर हमारे पास 3 हो जाती, हमें 3 को ढूंढना होता, तो उस केस में हम देखते कि हमारा टारगेट यहां पर तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन टारगेट वैल्यू क्या है? टारगेट वैल्यू इसके स्टार्ट से भी छोटी है। इसका मतलब है कि मिड के बाद में तो बड़ी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, तो यहाँ पर तो 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही 3 हमारे मिड के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है वो हमारे मिड की -1 वाली रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी अब हमें मिड से पहले वाली वैल्यूज को सर्च करने की कोशिश करनी है। तो जिस भी केस में हमारा टारगेट इज लेस देन हमारी मैट्रिक्स ऑफ मिड रो एंड 0, यानी इस वैल्यू से भी अगर छोटा टारगेट हो तो मतलब हमें अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करनी है, जिसका मतलब है हम एंडिंग रो को अपडेट करके कर देंगे टू मिड -1। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का लॉजिक होगा टू फाइंड द अप्रोप्रिएट रो जिसमें हमें हमारा आंसर मिल सकता है। एंड दिस इज ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि हम यहां से शुरू करेंगे। लेट्स सपोज हमें 34 को ढूंढना है। 34 के लिए एक हमने स्टार्टिंग रो ली 0 के इक्वल, एक हमने एंडिंग रो ली यहाँ पर 2 के इक्वल। अब इनका जब हमने मिड रो निकाली तो हमारी मिड रो डेफिनेटली 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा जो टारगेट है 34 वो 10 और 20 के बीच में एग्जिस्ट करता है। 10 और 20 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर हमें पता चला कि हमारा टारगेट 34 तो 20 से बड़ा है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टार्टिंग रो को अपडेट कर देंगे टू मिड +1। स्टार्टिंग रो अब मिड +1 बन गई, मतलब यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। अब दोनों ही 2 हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी जो मिड रो आएगी, ये प्लेन हम अपना बाइनरी सर्च का लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, वो भी 2 के इक्वल आएगी। तो अगली बार हम अपने टारगेट को कंपेयर करेंगे 23 एंड 60 से, क्योंकि ऊपर वाली 2 रोज को तो हमने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। अब हमारी जो रो बचती है वो सिर्फ ये वाली रो बचती है। डेफिनेटली 34, 23, 60 की रेंज में आता है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा आंसर अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसी रो के अंदर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अभी आंसर मिला तो नहीं। अभी आंसर को ढूंढने के लिए हमें दोबारा से इस पूरी की पूरी रो को चेक करना पड़ेगा। अगर हम इस पूरी रो की एक एक एलिमेंट पर जाकर चेक करते हैं अपने 34 के लिए, तो हमें दोबारा से लीनियर टाइम लगेगा। इस बार कितना लीनियर टाइम लगेगा? जितने हमारे सारे के सारे कॉलम्स का साइज है, यानी अगर लीनियरली चेक किया तो बिग ऑफ n का टाइम लगेगा। तो ये जो कॉलम पे चेक करने वाला काम है, इसको भी हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं। यानी जैसे ही हमें हमारी एक अप्रोप्रिएट रो मिल गई, एक बार इसे रिक्रिएट करते हैं।
जैसे ही हमें पता चल गया हमारा आंसर इस रो के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमें पता है रो हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है। सवाल के अंदर दिया हुआ है ईच रो इज सॉर्टेड इन अ नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसके ऊपर यानी ये जो पूरी एक सिंगल रो है इसके ऊपर भी हम अपना बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्या हम कह सकते हैं माई स्टार्ट इज मैट्रिक्स ऑफ जो भी हमारी मिड रो आई है आंसर के अंदर एंड 0th कॉलम, यानी जहां पर भी हमें अपनी मिड रो के अंदर पता चल गया था कि हमारा टारगेट यहीं पर एग्जिस्ट करता है, यहां पर इस रो के ऊपर मिड रो के ऊपर हमने अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इस वैल्यू के साथ, एंड जो भी हमारा एंड होगा दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ मिड रो एंड n-1। अब इस रेंज के ऊपर हम अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करके अपने 34 वाले टारगेट को सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं। उसका जो कोड होगा वो भी बिल्कुल सिमिलर सा ही होगा, एंड इसके ऊपर जो लॉजिक अप्लाई करना है बाइनरी सर्च का वो भी वही सेम लॉजिक है जो नॉर्मल एरे के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करने का लॉजिक है। तो सबसे पहले हमारे कोड का पार्ट ये हो जाएगा जिसमें यहाँ हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहे हैं सारी रोज पर, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ लॉग m के इक्वल। अब जैसे ही हमें रो मिल गई, अब हमें दोबारा से एक बार और बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें दोबारा से बाइनरी सर्च इस बार हम सारे के सारे कॉलम के साइज के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ लॉग n के इक्वल। तो एक बार इस पूरे लॉजिक के ऊपर अपना कोड लिख कर देखते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटेल। तो कोड के लिए प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं अपने इस फंक्शन के साथ। इस फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो हम काम करने वाले हैं वो है टू अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन टोटल नंबर ऑफ रोज, जिसके लिए एक तो हम चाहें तो अपना m कैलकुलेट कर सकते हैं। m हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज विच इज मैट्रिक्स डॉट साइज, ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। एक n कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम के लिए विच इज मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, ये भी हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। ये दोनों वैल्यूज कैसे आती हैं। हमें एक तो अपनी स्टार्टिंग रो लेनी है, स्टार्टिंग रो 0 के इक्वल हो जाएगी, एक अपनी एंडिंग रो लेनी है जो हमारी m-1 की इक्वल हो जाएगी। इन दोनों के साथ हम अपने बाइनरी सर्च को स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारी स्टार्टिंग रो इज लेस देन इक्वल टू माई एंडिंग रो, तब तक हमें एक तो अपनी मिड रो कैलकुलेट करनी है। तो मिड रो हो जाएगा स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमें हमारी मिड रो मिल गई। अब चेक करना है क्या हमारा टारगेट मिड रो के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए चेक कर लेंगे इफ टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माई मैट्रिक्स ऑफ, या इनफैक्ट लेट मी रिप्लेस इट विद मैट, माई मैट्रिक्स ऑफ जो भी हम मिड रो पर चेक कर रहे हैं एंड उसका 0th इंडेक्स एंड टारगेट इज लेस देन इक्वल टू यही सेम वैल्यू, बस इसमें लास्ट कॉलम यानी हमारा n-1th कॉलम। अगर यहाँ पर इस रो की रेंज में, मिड रो की रेंज में टारगेट एग्जिस्ट करता है तब तो यही हमें अपना आंसर मिलेगा, मतलब ये फाउंड द रो। अब आगे का आंसर ढूंढने के लिए हमें बाइनरी सर्च ऑन दिस रो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बार वेट करते हैं एंड एल्स इफ वाली कंडीशन ये हो जाएगी अगर टारगेट वैल्यू ही लास्ट वैल्यू से बड़ी हो गई, जैसे 34 के केस में था, मतलब टारगेट वैल्यू ये जो लास्ट वैल्यू है इस रो की उससे भी बड़ी हो गई, तो उस केस में हमें डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाना है, या बाइनरी सर्च की टर्म्स में कहें तो इस बार हमें राइट में जाना है। राइट में जाने का मतलब है कि इस बार हमारी जो स्टार्टिंग रो हो जाएगी दैट विल बी मिड+1, और इसका एल्स वाला केस होगा जिसमें हमें अप डायरेक्शन में जाना है, या बाइनरी सर्च की टर्म्स में जिसमें हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। तो इसके लिए हमारी एंडिंग रो हो जाएगी मिड-1 के इक्वल। तो इस तरीके से हम अपने पूरे के पूरे बाइनरी सर्च को अप्लाई करने वाले हैं। एंड लेट्स सपोज बाइनरी सर्च में हमें किसी भी तरीके से अगर आंसर नहीं मिला तो यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। अब हमारे लिए मेजर जो काम बच गया वो ये बच गया कि अगर हमने अप्रोप्रिएट रो को ढूंढ लिया है तो उस रो के अंदर अब टारगेट को कैसे ढूंढें। उसके लिए हम चाहें तो एक डिफरेंट फंक्शन लिख सकते हैं। लेट्स कॉल दिस फंक्शन सर्च इन रो। सर्च इन रो के अंदर एक तो हम अपनी मैट्रिक्स पास कर देंगे, एक हम अपना टारगेट पास कर देंगे, एक जो रो हमें मिली है जिसके अंदर टारगेट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा उसे हम पास कर देंगे। तो इस फंक्शन के अंदर से चाहे ट्रू आए चाहे फॉल्स आए, जो भी आंसर आए उसे हम चाहें तो यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारा मेजर जो काम होगा वो इस फंक्शन के अंदर होगा विच इज़ ऑल्सो सपोज टू बी अ बूलियन फंक्शन, जिसके अंदर हम अपनी मैट्रिक्स अपना टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, साथ के साथ वो रो जहाँ पर हमें पता है हमारा आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए इस रेंज के अंदर। तो इसके ऊपर भी बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए एक तो अपने m एंड n को चाहे हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे इनफैक्ट अगर हमें सिंगल रो के अंदर ही ढूंढना है तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ रोज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सिर्फ n काफ़ी है। इस बार बाइनरी सर्च के लिए हमारा स्टार्ट हो जाएगा 0, हमारा एंड हो जाएगा n-1। बाइनरी सर्च तब तक हम रन करेंगे जब तक स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल टू माई एंड। हर बार चेक करना है, सबसे पहले अपना मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड हो जाएगा स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2।
हम चेक करेंगे क्या हमारा जो टारगेट है, इफ़ द टारगेट इज़ इक्वल टू हमारी मैट्रिक्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर रो है जिसको हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, एंड अभी जो हमारा मिड चल रहा है, मिड मतलब अभी जो कॉलम नंबर मिड पर हम हैं वहाँ पर अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू वैल्यू, नहीं तो बाइनरी सर्च का सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। अगर हमारे टारगेट की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है हमारी मैट्रिक्स ऑफ रो एंड हमारे मिड से, तो उस केस में हमें राइट हाफ में सर्च करना है। राइट हाफ में सर्च करने का मतलब है स्टार्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मिड प्लस 1, एंड एल्स वाले केस में हमें लेफ्ट हाफ में सर्च करना है जिसका मतलब है एंड इज इक्वल टू मिड -1। तो इस तरीके से हम अपने वाइल लूप को पूरा रन करेंगे। अगर इस लूप में मतलब हमने पूरी रो के ऊपर चेक किया पर हमें हमारा टारगेट ही नहीं मिला, अगर टारगेट 34 की जगह 35 होता तो पहले हम मिड निकालते, मिड निकलता 30, हमने देखा टारगेट तो 30 से बड़ा होना चाहिए, फिर हम दोबारा इन दोनों के ऊपर चेक करते तो इसमें मिड निकलता 34, हमने देखा टारगेट तो इससे भी बड़ा होना चाहिए, फिर मिड निकलता 60, टारगेट इससे छोटा होना चाहिए, पर तब तक हमारी स्टार्ट एंड एंड ओवरलैप कर चुके हैं, जिसका मतलब है इस पूरे रो के अंदर हमारा जो 35 वाला टारगेट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 34 के केस में क्या होगा, 34 के केस में पहले 30 आएगा एज द मिड वैल्यू, 30 से बड़ा है टारगेट, उसके बाद हम इस रेंज के ऊपर सर्च करेंगे, यहाँ पे 34 आएगा एज द मिड, 34 इज द टारगेट, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू वैल्यू को। तो इस तरीके से हमारा ड्राई रन का प्रोसेस चलेगा। बट बाइनरी सर्च का जो बेसिक ड्राई रन का प्रोसेस होता है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट इन डेप्थ, तो वो हमने ऑलरेडी अपना डेडिकेटेड लेक्चर के अंदर कवर किया हुआ है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपनी फॉल्स वैल्यू को। सो दिस इज व्हाट द एंटायर लॉजिक इज गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ पर हम सारी की सारी रोज के ऊपर बाइनरी सर्च कर रहे हैं, पहले ठीक रो, करेक्ट रो फाइंड करने के लिए आंसर वाली, और जैसे ही करेक्ट रो हमें मिल गई फिर हम उस रो के अंदर सर्च कर रहे हैं, एंड रो के अंदर सर्च करने के लिए भी हम अपने बाइनरी सर्च को दोबारा यूज कर रहे हैं। ये जो हमारा मेन फंक्शन है सर्च मैट्रिक्स, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ लॉग m, और जैसे ही हमें यहाँ पर आंसर मिल गया तो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं ये वाला फंक्शन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ लॉग n के इक्वल। अब एक बार इस कोड को रन करने से पहले एक तो इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं टू मैट, बिकॉज वी हैव रीनेम्ड आवर मैट्रिक्स टू मैट। ऑल्सो यहाँ पर जो हमने मिड यूज़ किया है, दिस इज सपोज टू बी मिड रो, क्योंकि हमने अपने वेरिएबल को यहाँ पर मिड रो का नाम दिया है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर लॉजिक इज गोइंग टू लुक लाइक। लेट्स रन इट एंड लेट्स सबमिट इट। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ रहा होगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक फंक्शन रन किया, हमारा जो मेन फंक्शन है इसके अंदर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है दैट इज बिग ऑफ लॉग m। ये फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, हर बार नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक दूसरे फंक्शन को कॉल करता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ लॉग n के इक्वल। तो ओवरऑल जो हमारी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ लॉग m प्लस लॉग n। एंड लॉग की प्रॉपर्टीज कहती हैं कि लॉग m प्लस लॉग n को हम चाहें तो चेंज करके लिख सकते हैं लॉग ऑफ कॉमन m इंटू n। दैट इज हाउ वी अचीव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ लॉग m इंटू n। तो m इंटू n का मतलब लॉग m प्लस लॉग n ही होता है, वही टाइम है जो हमारे इंडिविजुअल फंक्शंस ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो बाइनरी सर्च की अप्रोच है उसे हम यूज कर सकते हैं टू सर्च अ पर्टिकुलर टारगेट इन अ सॉर्टेड 2D मैट्रिक्स विद सम पर्टिकुलर कंडीशंस। अब नेक्स्ट सवाल जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है सर्च इन अ 2D मैट्रिक्स 2, एंड इट इज काइंड ऑफ अ वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब वेरिएशन के साथ यहाँ पे डिफरेंसेस क्या हैं, इस सवाल के अंदर भी हमारे पास 2D मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स का साइज है m क्रॉस n के इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैट्रिक्स, तो इसके अंदर अगर 5 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं, देन दिस इज अ 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स जिसके अंदर हमें अपने टारगेट को सर्च करने की कोशिश करनी है। अब इस मैट्रिक्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज ये हैं कि इसके अंदर ऑल द इंटीजर्स इन अ सिंगल रो आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम किसी भी रो का एग्जांपल लें, सो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं, एंड द इंटीजर्स इन ईच कॉलम आर आल्सो सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से लेकर बॉटम की तरफ भी सारे के सारे जो हमारे कॉलम्स हैं दे आर इन अ सॉर्टेड फैशन। तो यहाँ पर हमें अपने टारगेट को सर्च करना है। अब सबसे पहला सवाल जो हमें हिट करना चाहिए अबाउट दिस क्वेश्चन कि हाउ इज दिस प्रॉब्लम एंड हाउ इज दिस मैट्रिक्स डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। लास्ट जो सवाल हमने सॉल्व किया उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती थी कि अगर हम किसी रो का एंड ले रहे हैं तो नेक्स्ट जो रो स्टार्ट होगी वो एंड से बड़ी वैल्यू से ही स्टार्ट होगी, जो डेफिनेटली ये वाला सवाल फॉलो नहीं करता। मतलब यहाँ पर अगर हमें 5 को ढूंढना है और हम पिछले सवाल वाली अप्रोच को अप्लाई करें तो वो अप्रोच वर्क नहीं करेगी। जैसे 5 के लिए अगर हम इसकी स्पेसिफिक रेंज वाली रो ढूंढें, इस रेंज के अंदर 1 से 15 की रेंज के अंदर भी 5 एग्जिस्ट कर सकता है, 2 से 19 के अंदर भी 5 एग्जिस्ट कर सकता है, एंड 3 से 22 के अंदर भी 5 एग्जिस्ट कर सकता है। तो लास्ट सवाल वाली अप्रोच से हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रोज हैं
दे आर ओवरलैपिंग इन टर्म्स ऑफ रेंज। ऐसा नहीं है हम डायरेक्टली किसी यूनिक रो को ढूंढ लेंगे जिसके अंदर हमारा टारगेट एग्जिस्ट करता ही करता होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई अ डिफरेंट अप्रोच, एंड डिफरेंट अप्रोच की टर्म्स में पर जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा होने वाला है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरीके से हमारे पास सॉर्टेड डेटा है, एंड जब भी सॉर्टेड डेटा के अंदर हमें अपने किसी टारगेट को सर्च करना होता है तो एक बार हमें ज़रूर बाइनरी सर्च या बाइनरी सर्च के किसी वेरिएशन को अप्लाई करने का ज़रूर सोचना है। अब यहाँ पर जो सॉर्टेड डेटा है उसमें गारंटी से हम सिर्फ 2 ही चीज़ें कह सकते हैं। पहली चीज़ ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स की लोएस्ट वैल्यू है वो हमेशा 0,0 पर एग्जिस्ट करेगी। इससे छोटी तो वैल्यू एग्जिस्ट कर नहीं सकती, क्योंकि हर रो में वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड हर कॉलम में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हमेशा जो लोएस्ट वैल्यू है वो 0,0 पे एग्जिस्ट करेगी। एंड सेकंड चीज जो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं वो ये है कि हमारी मैट्रिक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो m-1, n-1 यानी हमारी मैट्रिक्स के लास्ट सेल के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इस सेल के अंदर जो कॉलम वैल्यूज हैं वो इंक्रीजिंग है, जो रो वैल्यूज हैं वो भी इंक्रीजिंग है। यही 2 चीज़ें हैं जो इस पूरी मैट्रिक्स के साथ हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स के ऊपर हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए हमारे पास कोई रेंज होनी चाहिए जिस रेंज के अंदर हम अपने टारगेट को सर्च कर सकें। हमें पता है हमारी लोएस्ट वैल्यू ये है, हमें पता है हमारी लार्जेस्ट वैल्यू ये है। तो किसी भी नॉर्मल प्लेन एरे के ऊपर जब हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करना होता है तो हमें पता है हमारा स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 0 से लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकती, एंड जो बाइनरी सर्च के अंदर एंडिंग वैल्यू होती है वो n-1 से राइट की तरफ नहीं जा सकती। तो हमें हमेशा एक रेंज पता होती है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वही रेंज इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए हो जाएगी 0,0 एंड m-1, n-1। अब ये जो रेंज है ये इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ हमारी सेल की पोजीशन है। 0,0 भी एक सेल की पोजीशन है, m-1, n-1 भी एक सेल की पोजीशन है। तो जब हम सेल की टर्म्स में बात करते हैं, हमारी जो मिड वैल्यू होती है बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए, उसके लिए हमारे पास जनरली 2 ऑप्शंस होते हैं। 2 ऑप्शंस कहने का मतलब है कि या तो हम अपने मिड को ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, मतलब अगर ये दोनों कॉर्नर्स हमारे एक्सट्रीम एंड्स हैं तो अपने मिड को जो हमें अज्यूम करना है बाइनरी सर्च के लिए, या तो हम इस वाले सेल को मिड अज्यूम करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम इस वाले सेल को मिड अज्यूम करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी सेल को अगर हम अपने मिड वैल्यू की तरह पिक कर लें हमारा आंसर डेफिनेटली निकल जाएगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस वैल्यू को, मतलब अपने इस पर्टिकुलर सेल को अपना मिड अज्यूम कर लेते हैं, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा मिड अगर 0,n-1 है तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को, अपने टारगेट को सर्च करेंगे, और अगर टारगेट नहीं मिलता तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमें मैट्रिक्स में अब लेफ्ट की तरफ जाना है या हमें बॉटम की तरफ जाना है। बेसिकली हम 2 एक्सट्रीम एंड्स को ही मिड इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस रिड्यूस हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 9 को मिड ले लें तो 9 को मिड लेने के बाद हमारे पास 4 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं जिनके अंदर जाया जा सकता है, लेकिन 15 वाला ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जहां पर हमारे पास 4 डायरेक्शंस नहीं है ऑप्शंस के अंदर। यहां पर या तो हमें टारगेट मिलेगा या फिर हमें पता चल जाएगा टारगेट लेफ्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या बॉटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, कोई थर्ड फोर्थ ऑप्शन नहीं है। जैसे 18 का भी अगर एग्जाम्पल लें तो या तो यहाँ पर टारगेट होगा या फिर टारगेट अपवर्ड्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा या राइट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है, टारगेट बॉटम में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो हम वो वाले कॉर्नर सेल्स को मिड लेने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रिड्यूस हो जाए, ताकि हमारा बाइनरी सर्च को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल हो सके। तो इसीलिए हमने इस सेल को एज आर मिड अज्यूम किया है। तो एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ सेल, एक तो हम अपने रो के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो शुरू हो रही है 0 से, एक हमने कॉलम के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो शुरू हो रहा है n-1 से। हम हर बार चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो टारगेट है वो हमारे इस मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अगर टारगेट यहीं पर एग्जिस्ट करता होता, मतलब टारगेट के अंदर 5 नहीं 15 होता, तब तो हमें यहीं पे अपना टारगेट मिल जाता और यहीं से हम ट्रू रिटर्न कर देते। तो जहां पर भी टारगेट इस वैल्यू के इक्वल हो गया, यहां से तो हमें डायरेक्टली रिटर्न कर देनी है ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये तो हमारा फर्स्ट केस है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, लेट्स सपोज हमारा टारगेट 5 है, तो लॉजिकली अगर हम सोचें कि 5 को ढूंढने के लिए अब हमें लेफ्ट में जाना चाहिए या अब हमें बॉटम में जाना चाहिए, हमें ऑलरेडी पता है हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है। सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर कॉलम के अंदर डेटा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि इस 15 के नीचे नीचे जो सारी वैल्यूज हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। अब 5 अगर ऑलरेडी 15 से छोटी वैल्यू है तो वो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर तो हमें नहीं मिलने वाला,
ये हमें डेफिनेटली पता है क्योंकि हम इस पर्टिकुलर कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू को एनालाइज कर रहे हैं और हमें उससे भी छोटी वैल्यू ढूंढनी है, तो उसके लिए इस कॉलम में तो वो वैल्यू मिलेगी नहीं, मतलब हमें इस पूरे के पूरे कॉलम को डिस्कार्ड करना पड़ेगा और अब अपने एक कॉलम पहले आकर उस वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमें पता चल गया कि अगर हमारे टारगेट की वैल्यू लेस देन हो जाती है हमारे आर कॉमा सी से, तो इसका मतलब इस पूरे कॉलम को हमें पूरी तरीके से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एंड कॉलम को डिस्कार्ड करने का मतलब है हमारी जो कॉलम वैल्यू है उसे हम कर देंगे C माइनस माइनस, यानी इस बार जो n-1 था वो इस बार n-2 हो जाएगा। तो जब n-1 को हम n-2 करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ पर जाकर सर्च करना है, नेक्स्ट टाइम हमें इस वैल्यू पर यानी 0,n-2 पर आकर सर्च करना है। या इनफैक्ट सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम इसे कहते हैं 0,4, तो इस बार हमें 0,3 पर आकर अपनी वैल्यू को सर्च करना है। तो हमने क्या किया, एक तरीके से ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया कि यहाँ पर हमें हमारा आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या हम देख सकते हैं कि हमारी पूरी मैट्रिक्स में से सर्च स्पेस का ये हिस्सा ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से चेक करेंगे, नेक्स्ट टाइम 5 को 11 के साथ कंपेयर करेंगे, पता चल गया 5 11 के इक्वल नहीं है तो ये डिस्कार्ड हो गया। फिर चेक करेंगे क्या 5 11 से छोटा है, यस 5 11 से छोटा है। अगर 5 11 से छोटा है तो 11 से तो सारी बड़ी वैल्यूज ही इस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो मतलब हम नेक्स्ट टाइम के लिए इस कॉलम को भी पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देंगे कि यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और हम एक पोजीशन और पहले चले जाएंगे। यहाँ पर जाकर इस बार हम 0,2 पर आ गए। यहाँ पर चेक करेंगे 7 को दोबारा से 5 के साथ, दोबारा से हमें एक पूरे के पूरे कॉलम को कंप्लीटली डिस्कार्ड करना पड़ेगा एंड एक बार इस वैल्यू को हटा देते हैं। इस बार हम आ जाएंगे 0,1 पर। तो इस बार हम 5 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ। हमें पता है 5 4 के तो इक्वल नहीं है, लेकिन 5 क्या है, 5 4 से बड़ी वैल्यू है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमारी रो के अंदर डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एग्जिस्ट करता है, हमें इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, तो वो कभी भी इस वैल्यू के रो के लेफ्ट के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस रो का एग्जाम्पल लें, अगर हमें 16 से कोई बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, लेट्स सपोज हमें 17 को ढूंढना है, तो 17 16 के लेफ्ट में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 16 से तो लेफ्ट की तरफ सारी की सारी छोटी वैल्यूज हैं क्योंकि डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज है। तो अगर यहाँ 16 पर हम खड़े हैं, हमें 17 को ढूंढना है, तो 17 डेफिनेटली हमें इस कॉलम के अंदर ही मिलेगा, मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा, जिसका मतलब है हमें इस पूरी रो को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इस रो के अंदर तो हमें वैल्यू मिलेगी नहीं, तो हमें अपनी नेक्स्ट रो से अपनी वैल्यू को सर्च करने की कोशिश करनी है। तो थर्ड केस वो हो जाता है जिस केस में हमें पता है कि हमारा टारगेट ग्रेटर देन हो गया m ऑफ रो कॉमा कॉलम के इक्वल, जिस केस में हमें रो को करना पड़ेगा प्लस प्लस। यानी अगर हमें 5 को ढूंढना है, यहाँ पर 4 एग्जिस्ट करता है, तो 5 इस रो के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता और राइट साइड की वैल्यूज को तो हम वैसे ही डिस्कार्ड कर चुके हैं। तो 5 को ढूंढने के लिए हमें नेक्स्ट रो के अंदर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट रो के अंदर जाने का मतलब है इस बार जो हमारी वैल्यू सेल की हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1,1। अब 1,1 पर फाइनली हमें अपना 5 मिल गया, मतलब यहाँ पर हमें टारगेट मिल गया। तो यहाँ पर बाइनरी सर्च की हेल्प से एक तरीके से टारगेट मिल गया, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू वैल्यू को। तो बेसिकली लॉजिकली बाइनरी सर्च को अप्लाई करने के लिए ये हमारी रेंज होती है। हम इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो हर बार हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारी सिर्फ छोटी वाली वैल्यूज ही एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ पे बड़ी वाली एग्जिस्ट कर सकती है, तो उस हिसाब से हमारी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। पर हमें स्टार्ट हमेशा एक कॉर्नर वैल्यू के साथ करना है, जिसकी वजह से हमारी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन बाइनरी सर्च कम हो जाए। तो इन वैल्यूज के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अपने लूप को हम कब तक रन करेंगे, हम हर बार सी को माइनस माइनस कर रहे हैं, हमारा कॉलम यहाँ से शुरू हो रहा है, कॉलम हर बार माइनस 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 होते जा रहा है। कब तक माइनस कर सकते हैं, जब तक हमारे कॉलम की वैल्यू रहती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हम हर बार रो को कर रहे हैं प्लस प्लस। अगर सेल 0,n-1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो रो 0 से स्टार्ट हो रही है। रो को हम तब तक इंक्रीज करते जा सकते हैं जब तक हमारी आर की वैल्यू लेस देन रहती है, हमारे m से। तो अपना वाइल लूप हमें रन करना है एंड इन 3 कंडीशंस के बेसिस पर एक तरीके से हम अपने बाइनरी सर्च को अप्लाई कर रहे होंगे। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक जिसकी हेल्प से हम अपने टारगेट को अपनी सॉर्टेड मैट्रिक्स के अंदर सर्च कर सकते हैं। तो एक बार इसके लिए अपना कोड लिख कर देखते हैं। कोड के अंदर वी हैव टू कंप्लीट दिस फंक्शन कॉल्ड बूलियन सर्च मैट्रिक्स। इसके अंदर सबसे पहले अपना n एंड m कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज लेट्स कॉल इट मैट। दिस इज मैट्रिक्स डॉट साइज एंड m, in fact m is matrix dot size and n is the total number of columns and matrix of 0 dot size। हम एक इंटीजर r ले लेते हैं जिसे शुरू करेंगे 0 के साथ एंड c ले लेते हैं जिसे शुरू करेंगे n-1 के साथ। जब तक हमारे r की वैल्यू इज लेस देन
आर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड जब तक हमारा कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब तक हमें अपने लूप को रन करना है। हर बार चेक कर लेंगे मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू आर कॉमा सी है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो चेक करेंगे क्या हमारा टारगेट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा सी है। अगर है तो इस केस में रिटर्न कर देंगे हम एक ट्रू वैल्यू। एल्स हम चेक करेंगे अगर हमारा टारगेट लेस देन हमारी मैट्रिक्स ऑफ आर कॉमा सी हो जाता है तो उस केस में उस कॉलम के अंदर तो वो मिलेगा नहीं, तो हम कॉलम को कर देंगे माइनस माइनस। एंड इसका भी एल्स वाला केस होगा। एक हमने इक्वालिटी देख ली, एक हमने लेस देन देख लिया, एक हम ग्रेटर देन वाला एल्स वाला केस कर देंगे जिसके अंदर हम आर को करने वाले हैं प्लस प्लस। और अगर ये पूरा लूप हमने रन किया तब भी हमें हमारा टारगेट नहीं मिला तो उस केस में हम रिटर्न करने वाले हैं फॉल्स वैल्यू। लेट अस रन दिस एंड इसे सबमिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो लॉजिकली हमारा लूप कब तक चल सकता है, वर्स्ट केस में हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। वर्स्ट केस की अगर बात करें तो हर बार हम अपने आर को शुरू कर रहे हैं 0 से और हर बार आर को प्लस प्लस कर रहे हैं जब तक आर की वैल्यू m तक नहीं पहुंच जाती। मतलब लॉजिकली हम अपने आर को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड 0 से लेकर इसे m तक लेकर जा रहे हैं विद r प्लस प्लस। सिमिलरली हम अपने c को n-1 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसे 0 तक ले जा रहे हैं यूजिंग c माइनस माइनस। तो वर्स्ट केस में हमारा r भी m तक पहुंच रहा होगा और हमारा c n से लेकर 0 तक पहुंच रहा होगा। यानी वर्स्ट केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ n प्लस m जो इस सवाल के अंदर हमें लग सकती है। तो बिग ऑफ n प्लस m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ऑल्सो अगर इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को पिछले सवाल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कंपेयर करें यानी बिग ऑफ लॉग ऑफ m इंटू n, तो ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हमने पिछले सवाल के अंदर यूज की ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज कंपेयर टू n प्लस m। जिसका मतलब है हमारे जो पिछला सवाल था जिसके अंदर कंडीशंस डिफरेंट थी वो वाली जो अप्रोच है दैट इज अ फास्टर अप्रोच टू सर्च इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर अप्रोच। जिसकी वजह से इंटरेस्टिंगली ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन लिखा है ना ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, सारे टेस्ट केसेस क्लियर हो जाएंगे। पर फिर भी इस अप्रोच को हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अप्रोच ज्यादा टाइम लेती है। तो ये सर्च इन 2D मैट्रिक्स 2 के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को यूज किया है जो इस सवाल के ऊपर वर्क नहीं कर सकती। तो आई होप कि आज के जो दोनों क्वेश्चंस हैं दोनों क्वेश्चंस काफी इंटर रिलेटेड हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, डिफरेंसेस इन द अप्रोच समझ में आए होंगे, कैसे बाइनरी सर्च को हम 2D एरेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ हमें समझ में आई होगी एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस इन दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमें समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर अगर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो वी कैन मार्क आवर अटेंडेंस डाउन इन द कॉमेंट्स। उसके साथ में यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स की व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू लर्नड इन टुडेज लेक्चर। यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।